हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और आज की क्लास में रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर की क्लास में देखेंगे इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यूज। बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ओके। तो इससे पहले और भी बहुत सारे वीडियोस एंड लेक्चर्स कंसेप्ट के रिगार्डिंग बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पर आपको ईच एंड एवरी टॉपिक के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और अभी आप तैयारी कर रहे हैं और कोर्स बाय करना चाहते हैं तो कोर्सेज भी अवेलेबल है, जहाँ पर डिटेल कोर्स आपको लेक्चर वीडियोस प्लस आपको मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लेक्चर कोर्स में रहेगी, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन जो रहेगा वो इंडियन इकोनॉमी से है और पॉवर्टी और इंटरनेशनल इकोनॉमी से क्वेश्चन रहने वाला है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज बीन यूज्ड टू एस्टिमेट द पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए कौन कौन से मेथड है ये जानना है। तो हमारे पास ऑप्शंस है हेड काउंट रेशियो, कैलोरी इनटेक, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा इनकम, और ऑप्शंस को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो आपको क्या लग रहा है, पॉवर्टी पॉवर्टी क्या है, गरीबी क्या है, उसको मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड। तो यहाँ पर अगर हम वन बाय वन देखें तो हेड काउंट रेशियो यस स्टूडेंट है, वन ऑफ द मेजर है, जहाँ पर आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन में देखा जाता है पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कितनी, पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कितनी पुअर है, ओके। टोटल पॉपुलेशन में से कितनी पोर्शन ऑफ पीपल जो है पुअर है, वो हेड काउंट रेशो में होता है। कैलोरीज इनटेक, आपको पता है इंडिया में जो पॉवर्टी है वो मेजर किया जाता है कितना कैलोरीज आप इनटेक करते हैं। आगे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, आगे इसको सॉल्व कराऊंगी कि कितना अर्बन एरिया में एंड रूरल एरिया में होना चाहिए कैलोरीज इनटेक, ओके। तो यस ये भी मेजर है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यस बिल्कुल है। इनकम के बेसिस पर मेजर नहीं किया जाता है पॉवर्टी इन इंडिया। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में, इंडिया में इनकम के बेसिस पर नहीं पॉवर्टी मेजर किया जाता है। नोट करिएगा, एक्सपेंडिचर मीन्स आपके पास 100 रुपीज है, ये मैटर नहीं करता है 100 रुपीज की परचेजिंग पावर कितनी है, आप 100 रुपीज में कितनी चीजें बाय कर पाते हैं, कितने थिंग्स बाय कर पाते हैं, वो मैटर करता है। तो यस स्टूडेंट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑल्सो एस्टिमेट है पॉवर्टी का, ओके। तो ये है पर कैपिटा इनकम, नो ये नहीं है, ये तो इनकम है, ओके। इनकम के बेसिस पर तो ऐसे भी नहीं होता है। और पर कैपिटा मीन्स इंडिविजुअल, ओके, प्रति या इंडिविजुअल या एवरेज इनकम कितना है। तो नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम का क्या फॉर्मूला होता है, पर कैपिटा इनकम का नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ओके। पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम के नाम से भी जानते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो अगर हम फोर्थ को हटा दे तो 1 2 3 मीन्स बी आंसर हो जाएगा, ओके। तो तीनों मेजर है। हेड काउंट यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको रीड कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा। ये सब आपको कहीं ना कहीं कैसे भी कैसे एग्जामिनर पूछ लेता है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो 1 2 3 करेक्ट आंसर है, फोर्थ पर कैपिटा इनकम नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज नॉट द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक, आपको पता है वर्ल्ड बैंक मतलब रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए अगर लोन चाहिए तो कौन लोन देता है, वर्ल्ड बैंक देता है। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। तो वर्ल्ड बैंक जो है उसमें बहुत अम्ब्रेला है, इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम करते हैं, उसमें से ये इसमें से कौन नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे पास इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन दैट इज आईडीए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब आईएमएफ, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन,
ओके, मीन्स IFC, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, दैट इज मिगा। नॉर्मली आपको इंडिविजुअल भी पूछ लिया जाता है, तो चलिए पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं एंड देन इसको आंसर करेंगे। तो अगर बात करें स्टूडेंट, तो सबसे पहले देखते हैं IBRD। इसके रिगार्डिंग नहीं है बट आपको ये भी पता होना चाहिए, IBRD वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है। ओके, सभी को यही लगता है IBRD एंड वर्ल्ड बैंक एक ही है। नो, IBRD पार्ट है वर्ल्ड बैंक का। ओके, तो IBRD का फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछा जा सकता है, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको स्टैब्लिश हुआ था 1945 में। और नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। ओके, टेक्निकल असिस्टेंस, लोन, पॉलिसी एडवाइस देता है। ओके, फिर IDA की बात करें तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करता है, जो कि 1960s में आया था। ये भी टेक्निकल असिस्टेंस, इंटरेस्ट फ्री लोन, मतलब कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लोन चाहिए तो आपको इंटरेस्ट 0% पर देगा। एंड पॉलिसी एडवाइस मीन्स कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है ये सब की एडवाइस देता है। फिर आ जाता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि 1956 में स्टैब्लिश हुआ। ये भी लॉन्ग टर्म लोन एंड रिस्क मैनेजमेंट, इट मीन्स आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहाँ कहाँ रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं ना, पहले ही इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही रिस्क मैनेजमेंट किया जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन काम करता है। फिर इसको मिगा बोलते हैं। मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है, इसका है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी एजेंसी, जो कि 1988 में आया है। ये पॉलिसी, रिस्क और इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। मीन्स अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो चीज़ डूब जाती है, मान लीजिए डूब जाता है, वो प्रॉफिट नहीं गेन पाता है, तो इंश्योरेंस पहले ही प्रीमियम आप बाय कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो कोई भी डिफॉल्ट होता है उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है मिगा। ओके, फिर आ जाता है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। 1966 में अगर दो देशों के बीच में इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स हो जाती हैं तो उसको सेटलमेंट, नाम से ही समझ आ रहा है, सेटलमेंट कौन करता है, ICSID। ओके, तो ये है डिस्प्यूट सेटलमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जो कि 1966। अब आपको पता हो गया होगा कि वर्ल्ड बैंक का कौन कौन पार्ट है और कौन सा नहीं है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं पार्ट है, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूशन है, जो कि BOP बैलेंस, BOP अगर किसी भी देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाता है, तो उसको रिजॉल्व कौन करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। अगर वर्ल्ड बैंक और IMF की बात करें तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में और 44 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया और इन दो इंस्टीट्यूट को बनाया गया। और इसी पर वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हम ट्विन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि फॉलोइंग में से कौन सी ट्विन सिस्टर है, तो ये भी पूछा जा सकता है, उसको भी नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द एक्ट ऑफ साइमल्टेनियसली बाइंग अ करेंसी इन वन मार्केट एंड सेलिंग इन अनदर मार्केट इज कॉल्ड। ये सारे इंटरनेशनल जो फॉरेन एक्सचेंज हम करते हैं ये सब पार्ट है, एक एक वेरी इंपॉर्टेंट है, बट इस टर्म को क्या बोलते हैं, स्पेकुलेशन बोलते हैं, स्पॉटिंग बोलते हैं, फॉरवर्डिंग बोलते हैं, या आर्बिट्रेज बोलते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, मैं आपको क्लियर करूंगी। फर्स्टली स्टार्ट करते हैं स्पेकुलेशन। अगर आप इन फॉरेन एक्सचेंज को बाय एंड सेल कर रहे हैं और आपको लगता है आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो स्पेकुलेशन मीन्स होता है रिस्क। आप ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेंगे और जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, रिटर्न्स आपको ज्यादा मिलता है, तो जो रिस्क हम ले रहे हैं उसको हम स्पेकुलेशन बोलते हैं। मतलब फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट करके आप अभी प्रेजेंट में रिस्क ले रहे हैं, और हाई रिस्क लेंगे तो मीन्स हाई रिटर्न होगा। ये बहुत बार हमने पढ़ा है। स्पॉटिंग,
जब आप बाय और सेल कर रहे हैं और विद इन 2 डेज में सेटलमेंट कर रहे हैं उसको स्पॉट मीन स्पॉटिंग मतलब बाय एंड सेल कर रहे हैं स्पॉट, इसको स्पॉट मार्केट बोलते हैं विद इन 2 डेज। ओके, 2 डेज में आप सेटलमेंट कर रहे हैं तो उसको स्पॉट मार्केट बोलते हैं। फॉरवर्ड मतलब कि अभी तो आप सेटलमेंट कर रहे हैं बट फ्यूचर डेट पर, ओके, फ्यूचर में बाय एंड सेल करेंगे तो मींस 3 मंथ में, फ्यूचर में फॉरवर्ड भी बोलते हैं। 3 मंथ्स में आप सेटलमेंट कर रहे हैं तो उसको फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट भी बोलते हैं। आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज क्या होता है, जहां पर हम बाय और सेल कर रहे हैं, ओके, बाय और सेल कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। मतलब होता ये है स्टूडेंट कि हम जहाँ पर प्राइस कम होता है वहाँ से बाय करते हैं, जहाँ पर प्राइस हाई होता है वहाँ पर सेल कर देते हैं फॉरेन करेंसी को, तो उसको आर्बिट्रेज बोलते हैं। ऐसे ही हेजिंग होता है। ओके, तो बहुत सारे होते हैं, ये 4 टर्म्स हमने पढ़ा है, एक बार और इसको रीड कर देते हैं। आर्बिट्रेज मतलब एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफरेंस, मतलब प्राइस डिफरेंस मतलब कि मान लीजिए आपने बाय किया 10 रुपीज का और सेल कर दिया 12 रुपीज का, तो 2 रुपीज आपके क्या हो गए, प्रॉफिट हो गई, तो डिफरेंस आपकी प्रॉफिट हो गया। जहां पर साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग मतलब वन मार्केट से आप करेंसी को बाय कर रहे हैं एंड लोअर लोअर प्राइस पर कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं हाई प्राइस में, तो उसका जो डिफरेंस होगा उसको हम आर्बिट्रेज बोलेंगे, राइट। इस प्रोसेस को आर्बिट्रेज बोलेंगे। स्पेकुलेशन जहां पर आप रिस्क लेते हैं, हाई हाई रिस्क लेते हैं, उसको स्पेकुलेशन बोलते हैं। स्पेकुलेशन मतलब आप फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट कर रही हैं। स्पॉटिंग मतलब स्पॉट मार्केट में होता है जहां पर आप इमीडिएट सेटलमेंट कर रहे हैं विद इन 2 बिजनेस डे, तो उसको स्पॉट मार्केट बोलते हैं। फॉरवर्ड मतलब कि आप एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बाय और सेल, और आप फ्यूचर डेट पर सेटलमेंट करते हैं, उसको फॉरवर्ड करेंसी मार्केट की, इंटरनेशनल करेंसी मार्केट के सारे टर्म्स हैं। आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज हो गया। एक हेजिंग भी होता है, अगर आप में से किसी को हेजिंग का मतलब पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा हेजिंग क्या होता है। तो आपको आंसर अब पता चल गया, आंसर क्या होगा, आर्बिट्रेज होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी के साथ मूव करते हैं। कमिटीज, कमिटीज से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो कमिटीज के इंडिविजुअल लेक्चर भी मैंने आपको बनाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, देख लीजिएगा, राइट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट रिलेटेड टू पॉवर्टी एस्टिमेशन। पॉवर्टी एस्टिमेशन के रिगार्डिंग कौन सी कमेटी नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास अलगा कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, रंगा राजन कमेटी और लकड़ावाला कमेटी। तो अगर हम बात करें तो इसको देखिए, सोचिए एंड कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश करें कि कौन सा नहीं है। तो अगर अलगा कमेटी की बात करें स्टूडेंट, यस, ये पॉवर्टी एस्टिमेशन की कमेटी है जो कि 1979 में गई, ये नहीं है। ओके, रंगा राजन 2011-12 में। ओके, लकड़ा वाला कमेटी की बात करें यहाँ पर 2009 में भी आपको दिख जाएगा। ओके, 2009, 11, 12 भी दिख जाएगा। रंग लकड़ा वाला 1993 में। ओके, ये तो यस, बलवंत राय कमेटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग इन्होंने बात करी है, पॉवर्टी के रिगार्डिंग बात नहीं करी है। अलगा कमेटी यस बहुत फेमस कमेटी है, इन्होंने पॉवर्टी एस्टिमेशन जो कैलोरीज के बेस बोलता है ना, कैलोरीज बिक्की के बेस पर पॉवर्टी को एस्टिमेट करेंगे, अलगा कमेटी के द्वारा ही सजेस्ट किया गया। रंगा राजन कमेटी विस बिल्कुल है, और लकड़ा वाला भी कमेटी है, इन्होंने अपने अपने सजेशन दिया है। किसी लेक्चर में मैं फुल फ्लैश इसके बारे में बात करूंगी। इन्होंने बोला है कि कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए रूरल अर्बन एरिया में, तो वो गरीब नहीं है या पॉवर्टी मीन्स अगर ये पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर होगा तो गरीब नहीं होगा, ये नहीं होगा तो गरीब होगा, मीन्स इन्होंने पॉवर्टी लाइन को बताया है। ओके, ये चीज, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बलवंत राय कमेटी, दैट इज बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द इनकम बेसिस। अगर बोले तो पॉवर्टी लाइन जो है वो एस्टिमेट, पॉवर्टी लाइन क्या होता है, पॉवर्टी लाइन
नथिंग, ये नहीं है कि एक लाइन हमने खींच दिया उसको हम पॉवर्टी लाइन बोलेंगे। नो स्टूडेंट, पॉवर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन होता है जहां पर डिसाइड किया जाता है कि इस, अगर ये, क्योंकि अभी क्वेश्चन आएगा इसलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ कि अगर आप इतना एक्सपेंडिचर करते हैं, लेट्स सपोज अगर आप 24 रुपीज करते हैं तो ठीक है आप गरीब नहीं हैं, अगर अगर इससे बिलो करते हैं तो मीन्स आप गरीब है। तो ये पॉवर्टी लाइन ये इमेजिनरी लाइन होता है जो कि अलग अलग दिया गया है, अलग अलग कमेटी के द्वारा दिया गया है, तो हमें पता होना चाहिए, राइट। तो देखिए, तो इंडिया में जो है वो इनकम के बेसिस पर किया जाता है। पॉवर्टी लाइन कैरी आउट द नीति आयोग टास्क फोर्स, ये किया जाता है। तो अगर हम देखें स्टूडेंट, तो स्टेटमेंट 1 जो है पॉवर्टी लाइन इंडिया में स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि इनकम बेसिस पर नहीं होता है, किस पर, एक्सपेंडिचर बेसिस पर होता है। ओके, किस पर होता है, एक्सपेंडिचर, आप कितना खर्च करते हैं, मीन्स परचेजिंग पावर आपकी कितनी है। ओके, उसके बेसिस पर पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट किया जाता है इंडिया में। ओके, वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी पॉवर्टी लाइन डिफाइन किया गया है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि कितना वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग, इंडिया में मैं आपको बता दूंगी। पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, यस। पहले क्या बात करें, पहले पहले क्या था, अलगा कमेटी, फिर लकड़ावाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंगाराजन कमेटी, बहुत सारी कमेटीज आई। अभी अगर हम बात करें तो पॉवर्टी एस्टिमेशन जो किया जाता है वो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, जो कि प्लानिंग कमीशन के बाद नीति आयोग आई हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, जो फर्स्ट है वो रॉन्ग है, राइट। ये एक्सप्लेनेशन है, ये नीति आयोग। तो पॉवर्टी लाइन कौन करता है, फिलहाल नीति आयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है जो भी बोल लीजिए। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमी इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल कौन कौन से, आपको क्रोनोलॉजी में क्या करना है, नहीं एग्जाम्पल ही है, क्रोनोलॉजी में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा हाईएस्ट से लोएस्ट है। तो मैं अभी आपको समझाऊंगी A to Z, तो आपको इन एग्जाम्पल ही बताना है। तो फ्री ट्रेड एरिया है, कस्टम यूनियन है, कॉमन मार्केट है, कार्टल्स है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन नथिंग स्टूडेंट, एक ग्रुप होता है, मतलब कि मान लो कि हम कॉलेज में क्या करते थे, हमारी ये फ्रेंड सर्कल है, ये हमारी ग्रुप है, यहाँ पर कोई भी चीज़ होगा, कोई भी पैसा, मतलब मान लो कि आप कॉफ़ी पीने जा रहे हैं तो कोई भी पैसा दे रहे हैं, राइट। तो जब हम ग्रुप बना लेते हैं तो टैरिफ जो होता है, टैक्स जो होता है, उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, प्रॉपर ही रिड्यूस कर दिया जाता है, फ्री ही कर दिया जाता है, बहुत सारे, मतलब कि आपके जो ग्रुप होंगे उसमें लिबरल पॉलिसी होगी, लिबरल रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, इसीलिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बनाए। इकोनॉमिक्स मतलब जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे मतलब कि कम लिबरल्स पॉलिसीज अपनाएंगे, कम रूल्स रेगुलेशंस अपनाएंगे, तो ये होता है। बट हर में अपना अपना है इंटीग्रेशन, कम में, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। ओके, तो लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर लोएस्ट होगा और फिर हाईएस्ट की तरफ जाएंगे। फ्री ट्रेड एरिया से पहले भी आता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, अगर मैं बात करूं तो इससे पहले आता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, इससे पहले भी। तो अगर पूछे तो सबसे पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया है, हाईएस्ट जो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसके हाईएस्ट भी हो जाता है पॉलिटिकल इकोनॉमिक। ओके, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल यूनियन भी आ जाता है, तो ज्यादातर इकोनॉमिक यूनियन ही पूछते हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले अगर हम प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया की बात करें तो प्रेफरेंस मतलब कि कुछ गुड्स में हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, कुछ लिमिटेड। ओके, लिमिटेड गुड्स में प्रेफरेंस देंगे कि आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, सारी पे नहीं, ऑल पे नहीं, सिर्फ लिमिटेड गुड्स। समझ आया, ये है प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। अब फ्री ट्रेड एरिया क्या होता है, फ्री ट्रेड में ऑल गुड्स, ऑल गुड्स। लेकिन यहाँ पर भी कोई ट्विस्ट है, देखिए यहाँ पर जो मेंबर कंट्री होंगे, मान लीजिए कि 4 लोग हैं मेंबर कंट्री, ए बी सी ले लेते हैं, 3 ही मेंबर है, और डी जो है वो नॉन मेंबर कंट्री। ये क्या होंगे, नॉन मेंबर कंट्री, और ये क्या होंगे, मेंबर कंट्री। ठीक है, ये होंगे मेंबर कंट्री।
जो मेंबर, ध्यान से समझिएगा, जो मेंबर कंट्री होंगी वो फ्री ट्रेड करेंगे, मतलब जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन नॉन मेंबर कंट्री से डिफरेंट पॉलिसी अपनाएंगे, अपनी अपनी डिफरेंट पॉलिसी, मतलब मेंबर कंट्री फ्री ट्रेड करेंगी ऑल गुड्स, ऑल गुड्स में प्रेफरेंस में वो लिमिटेड गुड्स था ना, यहाँ पर ऑल गुड्स में क्या करेंगे, फ्री ट्रेड करेंगे, बट विद इन द मेंबर कंट्री। आउटसाइड द नॉन मेंबर कंट्री से जो मेंबर कंट्री हैं वो अलग अलग पॉलिसी अपनाएंगे। फिर से रिपीट करती हूँ, जो मेंबर कंट्री हैं वो नॉन मेंबर कंट्री से अपने अकॉर्डिंग, मतलब कि ए अलग पॉलिसी अपनाएगा, बी अलग पॉलिसी अपनाएगा, सी अलग पॉलिसी अपनाएगा, बट विद इन द मेंबर कंट्री सेम पॉलिसी होंगी। यही होता है फ्री ट्रेड एरिया, करेक्ट? ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे कॉमन मार्केट। अब कॉमन मार्केट क्या होता है, यहाँ पर मैं इरेज नहीं कर रही हूँ ताकि आपको समझ आया। यहाँ पर क्या होगा, मेंबर कंट्री, लेट सपोज ए बी एंड सी ले लिया हमने, ये क्या है, मेंबर कंट्री। तो मेंबर कंट्री से नो टैरिफ, नो टैरिफ, ओके, टैरिफ कुछ भी नहीं लगा रहे, नो टैरिफ, मतलब कि मेंबर कंट्री से फ्री ट्रेड हो रहा है, जो कि फ्री ट्रेड एरिया में भी हो रहा था। कंपेयर करें, फ्री ट्रेड एरिया में भी मेंबर कंट्री से फ्री ट्रेड हो रहे थे, और कॉमन कस्टम यूनियन में भी, ओके, यहाँ पे कस्टम यूनियन, पहले कस्टम यूनियन पढ़ेंगे, कस्टम यूनियन में भी जो मेंबर कंट्री वो फ्री ट्रेड करेंगे। ओके, क्लियर हो गया, सेम है, बस ट्विस्ट यही है, यहाँ पर जो मेंबर कंट्री हैं वो नॉन मेंबर, फ्री ट्रेड एरिया में जो मेंबर कंट्री हैं वो नॉन मेंबर कंट्री से डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज अपना रही थी, बट इन कस्टम यूनियन जो मेंबर कंट्री हैं वो नॉन मेंबर कंट्री से सेम टैरिफ पॉलिसी, सेम नॉन मेंबर कंट्री से सेम पॉलिसी अपनाएंगी सारी कंट्री, सारी कंट्री। समझ आया स्टूडेंट? तो ये ज्यादा इंटीग्रेट हो गया ना, फ्री ट्रेड एरिया में कम इंटीग्रेशन था, कस्टम यूनियन में ज्यादा इंटीग्रेशन हो गई है। तो फ्री ट्रेड एरिया में जो मेंबर कंट्री थी, ध्यान से समझिएगा, जो मेंबर कंट्री थी वो नॉन मेंबर कंट्री से डिफरेंट डिफरेंट टैरिफ अपना रही थी, मींस ए अलग टैरिफ, बी अलग टैरिफ, सी अलग टैरिफ। लेकिन जो कस्टम यूनियन है वो मेंबर कंट्री है ए बी सी, वो नॉन मेंबर्स कंट्री से ए बी सी सेम टैरिफ पॉलिसी अपनाएंगी, मींस फ्री ट्रेड एरिया से ज्यादा यूनियन क्या है, कस्टम यूनियन। ओके, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉड हो रही है इकोनॉमी, इंटीग्रेशन इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर है, ये हो गया, ठीक है। कॉमन मार्केट, अब तक हम क्या कर रहे थे, गुड्स को, प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, हम क्या कर रहे थे, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कॉमन मार्केट में गुड्स के साथ फैक्टर भी आ जाएगा, लेबर भी आ जाएगा, ओके, उसका भी क्या हो जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब फ्री ट्रेड होगा। ओके, तो कॉमन मार्केट में इकोनॉमिक यूनियन में फैक्टर मार्केट, गुड मार्केट, फैक्टर मार्केट, गुड मार्केट प्लस करेंसी भी, ओके, करेंसी भी सेम होगी। जितनी भी मेंबर कंट्री होंगी उनकी गुड्स में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रीली होगा, करेंसी भी सेम होगी। ओके, फैक्टर भी उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, फ्रीली वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया, तो वो हो गया इकोनॉमिक यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन, राइट। तो ये था हमारे, ये सब पता चला स्टूडेंट। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, ओके, अगर हम यहाँ पर प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया की बात करें तो ये लेस इंटीग्रेशन है, लिख लीजिएगा, लेस इंटीग्रेशन है, प्लस जो इकोनॉमिक यूनियन है वो मोर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये भी पूछ लिया जाता है क्रोनोलॉजी में, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, राइट। ओके, क्लियर हो गया है। तो क्रोनोलॉजी में पूछ लिया था, हमने कंसेप्ट भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं कौन सा नहीं है ना, क्वेश्चन में एग्जाम्पल नहीं है, कार्टल। कार्टल तो ग्रुप बनाते हैं, ओके, ग्रुप बना लेते हैं और एक ही
एक ही प्राइस डिसाइड करते हैं। तो कार्टेल इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हो जाएगा डी आंसर। क्लियर, आ गया समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वन, which of the following basis has the planning commission defined poverty line in rural area in India? रूरल एरिया में कौन सी कैलोरीज बेसिस पर कौन सी है रूरल एरियाज में? तो 1800 कैलोरीज, 2400 कैलोरीज, 2500 एंड 26 कैलोरीज। तो इसी पर मैं आपको स्टार्टिंग से कह रही थी कि इंडिया में, ओके, इंडिया की बात करें तो कैलोरीज बेसिस पर, मतलब कितना आप कैलोरी कंज्यूम करते हैं, उसी पर पॉवर्टी लाइन डिसाइड किया जाता है, जो कि अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया में डिफरेंट डिफरेंट है। तो अर्बन एरिया की बात करें तो वो है 2100 कैलोरीज। मीन्स 2100 कैलोरीज आप कंज्यूम करते हैं तो मीन्स आप गरीब नहीं हैं। अगर इससे कम करते हैं तो आप गरीब हैं। ये क्या है, अर्बन एरियाज में। शायद मैंने रूरल बोल दिया, अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज में क्या है, 2400 कैलोरीज है। इट मीन्स अगर आप 2400 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं और आप गांव में रहते हैं तो आप अगर करते हैं तो आप गरीब नहीं हैं, अगर कम करते हैं तो गरीब होंगे। ये इंडिया में है 2100 एंड 2400 कैलोरीज बेस पर पॉवर्टी एस्टिमेशन होता है। और ये 1979 में अलगा कमेटी, वाई के अलगा कमेटी के द्वारा सजेस्ट किया गया था पॉवर्टी लाइन। तो अगर आपसे पूछा गया है रूरल एरिया में बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा, 2400 कैलोरीज। ओके, और किस पर, एक्सपेंडिचर बेसिस पर पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट किया जाता है, ना कि इनकम बेसिस पर। इसको भी नोट करिएगा। फिलहाल नीति आयोग जो है वो पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करते हैं, नीति आयोग। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग जितने भी स्कीम्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको एग्जामिनर पूछे तो आप अच्छे से उसका जवाब दे सकें। तो ये थी आज का, आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। होप आप सभी को नए इंसाइट देखने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारे अपडेट, जब तक एग्जाम डेट प्रॉपर नहीं आ जाता है, वैसे तो बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट, लेकिन जब तक नहीं आता है तो हमें पढ़ना है, कंसिस्टेंट पढ़ना है। और अगर अभी भी सोच रहे हैं कि मुझे तैयारी करना है तो आप हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, जो कि पर्टिकुलर नंबर पर आपको मिल जाएगा। उस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। ओके, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट भी आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये नंबर है, इसको जरूर, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ओके, ये नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, दैट इज 7937773651। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ओके।